डियर स्टूडेंट्स, आज कल आपको मैंने बताया था अधिगमकर्ता के रूप में विकास में यूनिट फर्स्ट जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। आज यूनिट सेकंड आपके स्टार्ट हो रही है, जिसमें टॉपिक है आपका मानव विकास। मानव विकास जो है यह विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यानी विकास जो है किसी भी जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। हम मानव विकास में सबसे पहले अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ जानेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। अभिवृद्धि और विकास दोनों ही शब्द एक ही अर्थ के लिए अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसमें कुछ अंतर बताया है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से शरीर, उसके अंग, उसके भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। किंतु ये भी है कि वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप में व्यक्त करता है। अब कैसे जानेंगे, इसके लिए एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। कोई बालक है, बालक की हड्डियाँ या हड्डियों का आकार छोटे में छोटा होता है, तो जैसे जैसे वो बालक बढ़ता है तो उसकी हड्डियों के आकार भी बढ़ता है और यह बालक की वृद्धि होती है। किंतु हड्डियाँ कड़ी हो जाने के कारण उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, तो ये उसका विकास दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित रहता है। आगे बात समझ में? इसको और अधिक जानने के लिए हम अभिवृद्धि और विकास को अलग अलग देखेंगे। अभिवृद्धि और विकास अभिवृद्धि का आशय बाह्य होता है। अभिवृद्धि का यहाँ पे आशय जो है वो बाह्य शरीर से लेंगे, किंतु विकास का आंतरिक होता है।
आंतरिक यानी मानव शरीर के अंदर का भाग। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। किंतु विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का प्रयोग हम संकुचित अर्थ में करते हैं। जबकि विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ व्यापक अर्थ में करते हैं। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता। किंतु विकास का एक कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि को सीधे नापा जा सकता है मीटर, सेंटीमीटर, इंच में। उदाहरण के लिए ऊंचाई और भार उसका कितना है ये बता सकते हैं। लेकिन विकास का सीधा मापन संभव ही नहीं है कि उसका विकास 1 मीटर का हुआ, 2 मीटर का हुआ, 4 मीटर का हुआ, क्योंकि विकास है आंतरिक ज्ञान से है, उसकी सोच समझ से है, उसकी शिक्षा से है, तो उसको सीधे नहीं नाप सकते। वृद्धि को सीधे नहीं नापा जा सकता, बस ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है अब शुरू होता है यूनिट सेकंड में मानव विकास। मानव विकास का मतलब है एक बालक ने जब जन्म लिया उसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का परिचय देना, उन अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ जानकारी करेंगे। दूसरा, उसमें
कितना विकास हुआ, किस प्रकार से वो विकसित करता है अपने आप को, उसका ही जानकारी देंगे। आज अब है विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। ये हमने अभी वृद्धि और विकास को डिफरेंस में लिया, अंतर में लिया, जिससे दोनों में हम समझ सकें, समझा सकें कि अभिवृद्धि और विकास किस तरह से भिन्न है। अब है विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहला है आकार में परिवर्तन। आकार परिवर्तन जब बच्चा जन्म लेता है तो जो जो बालक की आयु बढ़ती है उसके शरीर में परिवर्तन होता जाता है। उसके शरीर में परिवर्तन बाह्य, जिसे हम देख सकते हैं, और आंतरिक, दोनों रूप में होता है। बालक के शरीर की लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि होती है। आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क, उदर, फेफड़ा आदि का भी आकार बढ़ता है। शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, और बालक में आयु में वृद्धि के साथ साथ बालक का शब्दकोश तथा स्मरण शक्ति का भी विस्तार होता है। तो सबसे पहले था इसका आकार परिवर्तन। दूसरा है अंग प्रत्ययों के अनुपात में परिवर्तन। अंग प्रत्ययों में अनुपात में परिवर्तन। अंग प्रत्ययों में अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य बालक एवं वयस्क के अंग प्रत्यंगों के अनुपात में अंतर होता है। बाल्यावस्था में हाथ पैर की अपेक्षा सिर बड़ा होता है, किंतु किशोरावस्था आने पर यह अनुपात वयस्कों के समान, बड़े के समान होता है। इसी प्रकार का अंतर मानसिक विकास में भी देखने को मिलता है। प्रारंभ में, शुरुआत में बालक काल्पनिक जगत में घूमता है, किंतु किशोरावस्था के बाद वह वास्तविक जगत में आ जाता है। बाल्यावस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, किंतु किशोरावस्था में वह विषम लिंग में रुचि लेने लगता है। यानी बालक जो है जब छोटा होता है तो उसका सर बड़ा दिखाई देता है हाथ पैरों की अपेक्षा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, समय बढ़ता है, तो उसके हाथ पैर, पेट, हड्डियाँ, ये सब एक अनुपात में बढ़ता है। और इसी के साथ साथ उसके अंदर हृदय, मस्तिष्क आदि आकार में भी वृद्धि होती है, अनुपातिक। फिर कुछ चिन्हों का लोप।
कुछ चिन्हों का लोप से तात्पर्य है कि विकास के साथ साथ ही थाइमस ग्रंथि, दूध के दांत आदि गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही वह बाल क्रियाओं एवं क्रीडाओं, खेल कूद को भी त्याग देता है। एक समय ऐसा जाता है कि किशोरावस्था में कि वो खेल कूद, दूध के दांत, थाइमस ग्रंथि इन सब का लोप हो जाता है। फिर नवीन चिन्हों का उदय होता है। इसके बाद अब नवीन चिन्हों का उदय तात्पर्य कि आयु में वृद्धि के साथ साथ बालक में अनेक नवीन शारीरिक एवं मानसिक चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। जैसे दूध के दांत की जगह स्थायी दांत आ जाना। इसके साथ ही लैंगिक चेतना का भी विकास होता है। किशोर अवस्था में ही मुंह एवं गुप्तांगों पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। दाढ़ी मूछ निकलनी शुरू हो जाती है बालकों में, स्त्रियों में उभार आता है छाती पर। तो इस तरह की नवी नवी चिन्हों का उदय होना, ये विकास क्रम का होने वाला परिवर्तन मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है अभिवृद्धि के विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि के विकास के कई सिद्धांत हैं। इसमें है पहले समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है शरीर के विभिन्न अंग के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास
विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। विकास की दशा का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है भिन्नता का सिद्धांत। तो सबसे पहला जो है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें अंतर्गत एक जाति के जीवों का विकास का एक क्रम पाया जाता है और विकास की गति का प्रतिमान भी समान ही रहता है। मानव जाति के विकास पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए गेसल ने कहा कि यद्यपि दो व्यक्ति सामान्य होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि हर्लॉक महोदय ने की है। समान प्रतिमान का सिद्धांत पूरे विश्व में है। अगर किसी भी विश्व में मनुष्य का बालक जन्म लेता है तो वह उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये सिद्धांत समान का है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद ही विशिष्ट रूप धारण करती है। जैसे बालक शुरू में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सामान्य अंगों का प्रयोग में लाता है, किंतु बाद में उस वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग करता है। और समझिएगा, सहसावस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर उसको पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुख, सिर आदि को चलाता है, हिलाता है, किंतु आयु में वृद्धि होने पर वस्तु को पकड़ने के लिए केवल हाथ की प्रतिक्रिया ही अपनाएगा। इसी प्रकार का रूप उसके अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब है कि सामान्य रूप से बालक जब छोटा है तो वो पूरे विश्व में कोई भी बालक हो तो हाथ, पैर, सिर, मुंह हिलाएगा उसको पकड़ने के लिए। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पैर के बजाय क्या करेगा प्रयोग? हाथ का प्रयोग करेगा। वो सामान्य से विशिष्ट की ओर सभी के लिए है। नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत। मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप यानी निरंतर चलता रहता है। विकास की गति कभी भी तीव्र या कभी मंद हो सकती है। उसके विकास की गति तीव्र या मंद हो सकती है। बालक में गुणों का विकास यगायग नहीं आता, एकदम से नहीं आता। इनका विकास सतत रूप में या धीमी गति से होता रहता है। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए बालकों के दांतों का उदाहरण लीजिए। लगभग 6 माह की आयु में शिशु के मुंह के दांत निकलने का अनुभव होता है। ये दांत
यकायक प्रकट हुए हैं। वास्तविकता यह है कि यकायक जब हुए हैं तो रियलिटी वास्तविकता यह है कि दांतों का विकास 5 माह की भ्रूण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, किंतु वे जन्म के 6 माह की आयु में मसूड़ों से बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। यकायक एकदम से नहीं, आगे उनका प्रारंभ 5 महीने पहले से शुरू हो गया था, लेकिन 6ठे महीने में मसूड़ों से बाहर आना प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरह कह सकते हैं ये कंटिन्यूस है विकास। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत से तात्पर्य बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होंगे। उदाहरण के लिए तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ ही उसके शारीरिक और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत मंद बुद्धि बालकों का शारीरिक एवं सामाजिक विकास भी मंद होता है। तो इससे क्या कह सकते हैं, एक का विकास दूसरे विकास से संबंधित अवश्य होता है। इसी को बोलते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। शरीर के सभी अंगों का विकास एक गति में नहीं होता। पैर बढ़ रहे, हाथ बढ़ रहे, सब एक साथ नहीं बढ़ते। इनके विकास की गति भिन्नता पाई जाती है। यदि बात मानसिक विकास पर भी है तो शरीर के कुछ अंग तेज गति से विकसित होते हैं और कुछ मंद गति से। उदाहरण के लिए 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति के हाथ पैर नाक मुंह का विकास किशोरावस्था तक पूरा होता है। यह सिद्धांत शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक पक्ष पर भी लागू होता है। बालक में सामान्य बुद्धि का विकास 14 या 15 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है, किंतु तर्क शक्ति मंद गति के साथ विकसित होती रहती है। नेक्स्ट है विकास की दशा का सिद्धांत। इसी को केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा में यही होता है। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर सबसे बाद में। यही बात उसके अंगों पर नियंत्रण पर भी लागू होती है। बालक जन्म के कुछ समय बाद सबसे पहले अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर पैदल बैठने लगता है। धीरे धीरे खिसक कर चलते चलते वह पैरों के बल पर 1 वर्ष की आयु में खड़ा हो जाता है। तो ये जो है विकास की दशा एक निश्चित दशा में होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों के विकास के क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। इनके प्रभाव के कारण विकास की गति में अंतर हो जाता है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद हो जाती है। अतः आवश्यक नहीं है कि सभी बालक एक निश्चित अवधि पर ही किसी विशिष्ट अवस्था की परिपक्वता प्राप्त कर ले या कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है भिन्नता का सिद्धांत। विकास का क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती। विकास की गति शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र रहती है, किंतु बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार बालक एवं बालिकाओं की विकास की गति में भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे मानव विकास में, जिसमें अभिवृद्धि हमने बताया, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर बताया, विकास क्रम में होने वाले 4 परिवर्तन बताए, और अभिवृद्धि व विकास का सिद्धांत थ्योरी इसलिए कही, उनका विकास किस क्रम में होता है, ये सब आपको बताया। आज के लिए इतना ही। कल हम
मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व का अध्ययन करेंगे।